अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 4 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 0.1 dm क्यूब सॉल्यूशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है, द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ NaOH सॉल्यूशन इज, ध्यान दीजिए, है ना। अब मुझे पता है नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी आप ऐसे निकाल लो, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर से निकाल लो, है ना। और NaOH के अंदर कितने OH देगा, ये एक OH देगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका एन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा इसका एन फैक्टर, ठीक है। तो इसका मतलब अपने क्या निकालना है, बेसिकली मोलरिटी निकालनी है ना। तो नॉर्मल मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इनटू, अगर ये लीटर में है ml में है तो 1000 आ जाएगा, लीटर में तो कुछ भी नहीं छेड़ना है ना। अब मुझे पता है 1 dm क्यूब जो होता है वही 1 लीटर होता है, क्लियर है बात सबको। देखो तो आपकी मोलरिटी क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स 4 ग्राम डिवाइड बाई 40, है ना, ये इसके मोल्स आ गए हैं, और वॉल्यूम दे रखा है 1, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा, इसके अंदर वॉल्यूम दे रखा है 1 नहीं 0.1 दे रखा है, ठीक है। ऊपर हो जाएगा ये लीटर में है तो कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ेगा ना, 1, ठीक है। अब देखिए मोलरिटी क्या आ जाएगी इसकी, ऊपर 0.1 नीचे 0.1, एग्जैक्टली कितना आएगा 1 m आ जाएगा, और नॉर्मेलिटी निकालूंगा तो नॉर्मेलिटी क्या आ जाएगी, वो 1 n ही आ जाएगी। बोलेगा समझ में आई नहीं आई। इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब डेंसिटी का कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वही डेंसिटी होती है, कोई आवश्यकता नहीं पड़ी इसके अंदर। ध्यान सुनना, देखो क्या किया अपन ने, नॉर्मेलिटी निकालनी थी तो मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, मोलरिटी एन फैक्टर तो 1 था इसका, मोलरिटी निकालनी, मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड वॉल्यूम, मोल्स निकाला अपन ने 4/40 इंटू नीचे वॉल्यूम था 0.1, तो एग्जैक्टली आंसर कितना आ गया, 1 ही आ गया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, है ना, 15 मोल्स Question number 22. 15 moles of H2 and 5.2 moles of I2 are mixed and allowed to attain equilibrium, ठीक है। At equilibrium the number of moles of HI is found to be 10 moles, ठीक है। देखिए मैंने बोला H2 प्लस I2 क्या बनाएगा, ये बनाएगा 2HI, ठीक है। T इजिकल टू 0 पे इसने बोला है कि ये 15 मोल लिया है और ये लिया है I2 लिया है 5.2 मोल, ठीक है। अब इसने बोला है इक्विलिब्रियम पे HI के 10 मोल्स बने, तो स्टार्टिंग में तो कुछ भी नहीं है, और T इजिकल टू इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ये 15 माइनस एक्स होगा, ये 5.2 माइनस एक्स होगा, और ये बनेगा 2x। इसने बोला है 2x की जो वैल्यू है ये दे रखा है 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है। देखो इसको वापस ये वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आएगा 15 माइनस 5 10, और ये हो जाएगा 0.2 और ये हो जाएगा 10, ठीक है। अब KC फाइंड करना, तो KC देखो क्या आएगा, KC आएगा 10 की पावर 2, क्योंकि HI के आगे 2 लिखा है ना तो पावर में चला जाएगा 2, और यहाँ आ जाएगा आपके पास नीचे 10 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, ठीक है। एक 10 से 10 कट जाएगा तो 10/0.5 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 100, है ना, 0.5 नहीं 0.2 है ना, ऊपर चला जाएगा 100, नीचे आ जाएगा 2 इजिकल टू आ जाएगा 50। तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपने पास, ए आंसर आ जाएगा। इसमें बोला गया है कि फेरस ऑक्साइड हैज़ अ क्यूबिक स्ट्रक्चर एंड ईच एज ऑफ द यूनिट सेल इज़ 5 एंगस्ट्रॉम, अज्यूमिंग डेंसिटी ऑफ ऑक्साइड इज़ 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, देन द नंबर ऑफ Fe+2 एंड O2 माइनस, ठीक है। देखो ध्यान दो, आपको इसमें डेंसिटी का फॉर्मूला पता होगा, डेंसिटी क्या होता है, जमना। अगर आपको ये नहीं पता है तो मैंने वीडियो बना रखे हैं सॉलिड स्टेट के, आप वो वीडियोस देखिए, देखो ना। तो क्या जमना क्या है, Z हो गया M Na इंटू ए क्यूब इजिकल टू डेंसिटी, ठीक है। अब देखो इसमें जो Z है ना, ये आएगा नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स आएंगे, मतलब अगर Z की वैल्यू मान लो 1 आ गई, इसका मतलब क्या है, Fe+2 1 है और O2 माइनस 1 है। अगर Z की वैल्यू 2 आ गई मतलब Fe+2 2 है, O2 माइनस कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। 4 आ गया तो ये भी 4 ये भी 4, यहाँ तो बस समझ में आती है आपको, ठीक है।
अब जो वैल्यूज़ है इसको अपन फॉर्मूले पुट कर देखो। तो डेंसिटी दे रखी है आपको 4, Z आपको निकालना है, M मॉलिक्यूलर वेट देखो कितना हो जाएगा आपके पास Fe+2 Fe और O। तो Fe कितना होता है 56, ऑक्सीजन होता है 16, डिवाइड बाई Na होता है 6 × 10⁻23 है ना। फॉर सिंपलर कैलकुलेशन वी यूज़ 6 इंस्टेड ऑफ 6.022 है ना। और देखिए A3, A मुझे देखो ये ग्राम पर सीसी में है ना, तो यहाँ पे तो ग्राम आ गया और ये सीसी में आना चाहिए और ये दे रखा है एंगस्ट्रॉम में। तो मैं आपको सिखाता हूँ कि इसको सीसी में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ध्यान दो, ये 5 एंगस्ट्रॉम दे रखा है ना, इसको सेंटीमीटर क्यूब में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है ना, ठीक है। तो अब एंगस्ट्रॉम क्या होता है 10⁻⁻10 होता है, ठीक है। और सेंटीमीटर जिसमें कन्वर्ट करना है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 10⁻⁻2 ऊपर गया, 10⁻⁻2 नीचे गया, ठीक है। अब ये वाला 10⁻⁻2 छोड़ दो, बाकी पूरे सॉल्व कर लो, तो आएगा 5 × 10⁻⁻8 आ जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करो तो क्या आएगा देखो 5 × 10⁻⁻8 हो जाएगा, इजी। देखो अब z को सॉल्व कर लो, z यहाँ पे आ गया और ये सब वैल्यू यहाँ से लेंगे तो 4 × 6 × 10⁻23 मल्टीप्लाई बाई 5 के क्यूब 125 × 10⁻24 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा अपने पास 56 + 16, ये हो गया 72। ईजी है यहाँ तक। देखो अब कैसे सॉल्व करोगे इसको, ये कटेगा, नीचे आ जाएगा 10, नीचे आ गया 10, ठीक है। ये हुआ अपने पास 4, ठीक है। अगर 6 को काटूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 6 से पूरा ही काटता ना, तो ये 12 आ जाएगा, ये कटेगा यहाँ से 12 से, नीचे आ जाएगा 12 × 125। इसको सॉल्व करना है अपने को, ये कटेगा कितने से 3 से, तो कितना आएगा 125 प्लस नीचे आएगा 30 है ना। अब देखो z की वैल्यू तो क्या आएगी, इंटीजर आएगी, तो ये ऑलमोस्ट 4 पॉइंट कुछ से कट रहा है ना, तो एक्जैक्टली ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अभी एक्जैक्टली इक्वल क्यों नहीं आया है, क्योंकि अपन ने 6 की वैल्यू क्या ली है, Na की वैल्यू ली है 6 लिए इंस्टेड ऑफ 6.022 है ना, तो एक्जैक्टली वैल्यू कितनी आएगी आपके 4 आएगी। बट अपन यहाँ पे राउंड ऑफ से कर रहे हैं, तो एक्जैक्टली वैल्यू क्या आई अपने पास, ऑलमोस्ट 4 वैल्यू आई, ठीक है। 4 का मतलब हो गया कि ये Fe जो है ना ये भी 4 है और ये भी 4 ना, ये फॉर्मूला यूनिट हो गया FeO का, ठीक है। इसका मतलब एक यूनिट सेल के अंदर Fe+2 भी कितना है 4 है और O-2 भी कितना है 4 है। समझ में यहाँ तक बात आपको, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, विच ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल हैलाइड गिव्स गिवन बिलो इज एसेंशियली कोवलेंट इन नेचर। देखो कोई भी सब्सटेंस कोवलेंट है आईने के पता लगाते हैं अपन फैजान रूल से। क्वेश्चन नंबर 24 है ना, ये क्वेश्चन है फैजान रूल का, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना। ये कंसेप्ट ये बोलता है कि अगर जब भी देखो कैटायन ना, कैटायन और एनायन, इतना सा कंसेप्ट है इसके अंदर कि कैटायन जो होता है इसका साइज अगर छोटा हो, साइज छोटा होता जाए है ना, और चार्ज बढ़ता जाए, या ये PNGC हो, PNGC मतलब सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन जो D ब्लॉक वाले होते हैं, और नेगेटिव एनायन जो होगा इसका साइज होना चाहिए बड़ा और चार्ज इसका भी ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये सारी ये 5 कंडीशन होती हैं तो आयनिक तो क्या होता है, कोवलेंट करैक्टर बढ़ जाता है, कोवलेंट करैक्टर जो होगा ये बढ़ जाएगा। सिंपल शॉर्टकट है ये ना, बाकी इसमें पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजिंग पावर से दिखाया जाता है, पर ये सिंपल आपको कंक्लूजन पॉइंट क्या आया, कैटायन छोटा हो, चार्ज बड़ा हो, या PNGC हो, या नेगेटिव चार्ज में साइज बड़ा हो या चार्ज बड़ा हो, तो क्या हो जाएगा, कोवलेंट करैक्टर हमेशा ज़्यादा होगा। देखो ध्यान से, अब इन चारों ऑप्शन में देखिए एनायन तो सब में सेम है, क्लोरीन है, तो आपको ये चीज़ चेक नहीं करनी है। अब दूसरा देखो कैटायन जो है ना ये डिफरेंट है, ठीक है, साइज, चार्ज और PNGC। देखो चार्ज सब में +2 है, देखो Be+2 Mg+2 Sr+2 Ce+2 ना, तो चार्ज भी चेक नहीं करना है। और सारे के सारे ये ओरिजिनल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन है, PNGC नहीं है, क्योंकि जो G1 G2 के जो रहते हैं, G1 G2 के जो रहेंगे ये नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव कर जाते हैं ना, बट जो D ब्लॉक वाले होते हैं वो सूडो में आते हैं, ठीक है। अब चेक कर लो बस साइज़, तो ये भी चेक नहीं करना, अब साइज़ चेक कर लो, जिसका साइज़ जितना कम होगा उसमें इतना ज़्यादा कोवलेंट करैक्टर होगा। तो सबसे अच्छा ज़्यादा किसमें होगा, मुझे पता है साइज का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, क्या साइज का ऑर्डर है ना। अगर साइज का ऑर्डर ये रहेगा, सबसे छोटा कौन सा है, Be है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, BeCl2 हो जाएगा। ये प्रोमिनेंटली क्या हो जाएगा आपके पास, कोवलेंट इन नेचर हो जाएगा,
कोवेलेंट। और इनमें सबसे ज़्यादा आयनिक कौन सा हो जाएगा? SrCl2 वाला। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, इक्वल वॉल्यूम ऑफ H2 एंड Cl2 आर मिक्सड, ठीक है। हाउ विल द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर चेंजेस आफ्टर द रिएक्शन। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर मैं H2 बोलूँ और Cl2 बोलूँ ना, तो क्या बनाएगा ये 2HCl बनाएगा, ठीक है। अगर टाइम t = 0 पे अगर ये आपने ले लिया, ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, ठीक है। अब कुछ भी नहीं है। अब t = आपका मान लो इन्फाइनाइट टाइम पे जब पूरी रिएक्शन खत्म हो गई तो खत्म हो जाएंगे। अब ये 1 मोल तो कितना बनेगा? 2 मोल ही बनेगा, ठीक है। अब टेम्परेचर प्रेशर सेम है तो एवोगैड्रो बोलता है कि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू मोल। तो स्टार्टिंग में टोटल मोल कितने थे? स्टार्टिंग में टोटल मोल 2 थे, तो इसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम मान लो V आ गया। अब रिएक्शन के बाद भी टोटल मोल कितने हैं? उसके बाद भी टोटल मोल 2 ही हैं, तो उसका वॉल्यूम भी कितना आ गया? V आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि वॉल्यूम जो है वो सेम का सेम ही रहा, तो वॉल्यूम बिकम अनचेंज्ड। ध्यान दो, एवोगैड्रो बोलता है कि अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम है ना, एट कांस्टेंट है ना, कि ये कब चलेगा? एट कांस्टेंट TNP। अब रिएक्शन हो रही है तो उसी रिएक्शन हो रही है तो उसी कंटेनर की बात चलेगी, तो टेम्परेचर प्रेशर सेम है, इसका मतलब जो पहले नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे वही बाद में नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे। समझ में आ रहा आप लोगों को? नेक्स्ट जो मोल फ्रैक्शन, ये NCERT क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 ये होगा मोल फ्रैक्शन। आप देखो, अगर आपको मोलिटी से मोल फ्रैक्शन कन्वर्ट करना है तो ये आता है, ध्यान दीजिए, XA/XB इंटू 1000/MB, है ना, वेयर A रिप्रेजेंट सॉल्यूट एंड B रिप्रेजेंट सॉल्वेंट। तो XA क्या हो जाएगा? XA हो जाएगा मोल फ्रैक्शन, ध्यान दो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और XB क्या हो जाएगा? XB हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इजी है यहाँ तक? 1000 पता ही है। MB जो होता है, B मैंने सॉल्वेंट यूज किया है, तो ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना। यहाँ पे अपन मेजरली गलती करते हैं, ध्यान दो, है ना। ये जो एरिया है ना, ये वाला, यहाँ पे अपन मेजरली गलती करते हैं, क्योंकि अपन अभी तक जहाँ भी मोस्टली पढ़ते हैं तो बार बार जब भी मॉलिक्यूलर मास का बात आती है तो अपन सॉल्यूट का यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे किसका है? सॉल्वेंट का है, है ना। रेड बनाया, इसका मतलब डेंजर, यहीं पे गलती करोगे आप, ध्यान दो। अब मेरे को पूछा है कि मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ध्यान दो। तो कैसे करेंगे? देखो, ये दे रखा है एक, ये XA निकालना है मुझे सॉल्यूट का, है ना। सॉल्वेंट XB है, मुझे पता है XA + XB 1 होता है, इसका मतलब ये क्या है? 1 - XA हो जाएगा, ठीक है, इंटू 1000। अब नीचे तो क्या लिखा है? एक्वस सॉल्यूशन है, इसका मतलब वाटर रहेगा, है ना, सॉल्वेंट वाटर रहेगा, इसका मतलब नीचे क्या आएगा? 18 आएगा। समझ में? इसको सॉल्व कैसे करोगे आप? ये अगर 18 माइनस 18 XA इजिकल टू 1000 XA, ठीक है। अभी हो जाएगा 18 = 101018 XA, है ना। तो XA की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18 / 1018। इसको सॉल्व करो तो एग्जैक्टली वैल्यू आएगी 0.018। यहाँ तक बात क्लियर हुई सब लोगों को? देखिए, तो इसका मतलब कि आपको एक नया फॉर्मूला बताया। इस फॉर्मूले में क्या है? NCERT में सेम क्वेश्चन दे रखा है ये, है ना। इसमें क्या होता है? M = XA/XB इंटू 1000/MB होता है, वेयर A स्टैंड्स फॉर सॉल्यूट एंड B स्टैंड्स फॉर सॉल्वेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27, ध्यान सुनो। An ideal solution contains 2 volatile liquids A and B. If mixture contains A 1 mole A and 4 mole B, then total pressure of the distillate is। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 27, ये डिस्टिलेट का मतलब क्या है, ये ध्यान समझना। देखो, है ना, अगर मैं इसके अंदर P total = P0 AXA + P0 BXB बना दूँ, अगर यहाँ से मैं P total निकालूंगा तो अपना आंसर रॉन्ग आ जाएगा, क्योंकि इसमें अगर बोलता कि व्हाट इज़ द P total ना, टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बोलता, तब ये सही था, पर सॉल्यूशन नहीं बोला है, डिस्टिलेट बोला है। इसका मतलब क्या हुआ बेसिकली कि आपके सब्सटेंस जो है ना, सॉल्यूशन जो है, इसमें से इसको वेपराइज किया गया है ना। थोड़ा सा मैं सही से बनाता हूँ इसको। जो आपका सब्सटेंस जो है ना, सॉल्यूशन जो बना, इसको वेपराइज किया गया है, और दूसरे कंटेनर में क्या किया गया है? इसको
दूसरे कंटेनर में इसको कंडेंस किया गया है, ध्यान दो। तो अगर मुझे यहाँ का, अब देखो यहाँ का मुझे पी ए एक्स ए प्लस पी बी एक्स बी निकालना है, ये क्या हो जाएगा, पी टोटल हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ का मोल फ्रैक्शन और यहाँ का मोल फ्रैक्शन सेम नहीं आएगा, है ना। यहाँ पे जो वेपराइज हो जाएगा, अब जो वेपर्स का बताओ, वेपर्स का मोल फ्रैक्शन क्या आता है, वेपर्स का मोल फ्रैक्शन वाई ए और वाई बी होता है, याद करो, है ना। देखो मैंने आपको समझाया था कि अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, एक्स ए एक्स बी होता है, और वेपर्स का मोल फ्रैक्शन होता है वाई ए वाई बी। अब ये वाई ए वाई बी जो होगा ना, यही तो यहाँ ये कंडेंस हो चुका है। इसका मतलब यहाँ पे जो प्रेशर जो आएगा, पी टोटल निकालेंगे तो यहाँ पे जो वॉल्यूम जो मोल फ्रैक्शन जो आएगा वो अब वाई ए वाई बी जो कंडेंस हुआ है ना, तो ये पी ए वाई ए प्लस पी बी वाई बी हो जाएगा। यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ, ध्यान दो। अगर क्वेश्चन में बोलता है अगर आपको वो कि व्हाट इज द टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, देन योर आंसर विल बी पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। बट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि डिस्टिलेट का बताओ पी टोटल क्या होगा। इसका मतलब यहाँ से जो एक्स ए एक्स बी जो आएगा वो तो सॉल्यूशन का था, उसको अपन ने वेपराइज कराया। वेपराइज जो यहाँ पे होता है ये क्या हुआ, वाई ए वाई पी जो होता है ये मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज होता है। इसको क्या बोलते हैं, ये होता है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, है ना। इसको कंडेंस कराया गया यहाँ पे ना, तो ये एक्स वाई ए वाई बी ना ये यहाँ पे आ जाएगा। तो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा पी टोटल इज इक्वल टू पी ए वाई ए प्लस पी बी वाई बी। अब मुझे पी ए वाई ए कैसे निकालता हूँ बताओ, है ना। वाई ए होता है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी टोटल, है ना। और पी टोटल क्या होता है बताओ, पी टोटल क्या आता है यहाँ से, पी टोटल आया था अपने पास पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो यहाँ से आएगा अपने पास वाई ए, ध्यान दो। देखो तो पहले अपन वाई ए ही निकाल लेते हैं, है ना। वाई ए क्या होता है बताओ, पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी टोटल होता है, ठीक है। तो अपन पहले ना पी टोटल निकाल लेते हैं। देखो पी टोटल कितना होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा पी टोटल आपके पास पी नॉट ए क्वेश्चन में गिवन है आपके पास 100, और इसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 1 बाई टोटल 5 प्लस ये हो जाएगा 200 इंटू 4/5। अपन ने इस फॉर्मूले में रख के क्या निकाल लिया, पी टोटल निकाल लिया। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं अपन। देखो ये हो गया 100/5 20 प्लस 800/5, तो 800 कट जाएगा 16 160, टोटल कितना आ गया 180 आ गया। समझ में आया था, ठीक है। अब देखिए इसको पुट करेंगे यहाँ पे अपन, वाई ए निकालेंगे। तो वाई ए कितना हो गया अपने पास, पी नॉट ए हो चुका है अपने पास 100 इंटू 1/5 मतलब 20 और डिवाइड बाई 180। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 20/180, है ना। और वाई बी कितना आ जाएगा, देखो वाई बी आ जाएगा आपके पास 200 इंटू 4/5 अपॉन 180। इसका मतलब 160/180 आ जाएगा। सिंपल है, ध्यान दो। अब पी टोटल निकालेंगे डिस्टिलेट का जब निकालते हैं तो पी नॉट ए वाई ए आता है और पी नॉट बी वाई बी आता है, ध्यान दो। तो पी नॉट ए दे रखा है आपको 100 इंटू 20/180 और पी नॉट बी हो जाएगा आपके पास 200 इंटू 160/180 आ जाएगा। समझ में सबको यहाँ तक? बस अब आपको इसको सॉल्व करना है और यहाँ से एग्जैक्टली आपकी वैल्यू आएगी 188.88 टॉर, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर क्या है, मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है पी टोटल ऑफ द सॉल्यूशन पूछा जाता है, बट यहाँ पे पी टोटल ऑफ द डिस्टिलेट पूछा है। मतलब जो आपके वेपर्स होंगे उसको अलग से कंडेंस करवाया गया है, कंडेंस होने के बाद जो सॉल्यूशन बना इसका पे टोटल प्रेशर पूछा गया है। तो इसके टोटल प्रेशर जब निकालोगे तो क्या होगा, पी नॉट ए वाई ए प्लस पी नॉट बी वाई बी आ गया। समझ में यहाँ तक बात आपको? ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28, आइडेंटिफाई द गैस विच इज़ रेडिली एब्जॉर्ब्ड बाई एक्टिवेटेड चारकोल। ध्यान दो, जो गैस आसानी से लिक्विफाई हो जाएं वो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाती हैं, पहली बात। दूसरी बात, आसानी से लिक्विफाई कौन सी होती हैं, जिनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। जैसे वंडरवॉल गैस इक्वेशन में जो ए होता है ना, ए, वो ए की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी वो आसानी से उनमें आसानी से लिक्विफाई हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, अभी 4 गैस दे रखी है ना, पहले चेक कर लो, एच बॉन्डिंग तो किसी में है नहीं। ठीक है, फिर आ जाओ मॉलिक्यूलर वेट पे, तो सी जो है SO2, सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका है, SO2 का। SO2 का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होगा,
ज़्यादा वंडरवॉल अट्रैक्शंस होंगे, और ज़्यादा वंडरवॉल अट्रैक्शन होंगे इसका मतलब उसके अंदर लिक्विफिकेशन पावर ज़्यादा रहेगी और उसके अंदर एड्जॉर्बिंग पावर भी ज़्यादा आ जाएगी, है ना। 28 का सीधा आंसर क्या हो जाएगा आपका, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, इजीली एड्जॉर्ब हो जाता है, मोर एड्जॉर्प्शन, है ना। अगर एच बॉन्डिंग होती, देखो मॉलिक्यूलर वेट से क्या हो रहा है, बेसिकली मॉलिक्यूलर वेट से आपका वंडरवॉल फोर्सेस बढ़ रहे हैं। वंडरवॉल फोर्सेस जो होते हैं ना, ये फोर्सेस बढ़ रहे हैं, समझ में आपको बात है ना। अगर एच बॉन्डिंग हुआ तो एच बॉन्डिंग तो वंडरवॉल फोर्स से भी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, इसका मतलब एच बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूल आ जाएंगे तो वो इससे पहले आ जाएंगे, वो और अच्छे से रेडिली एब्जॉर्ब होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29, ध्यान से देखना, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है, ध्यान दो। देखो ये एक तो फंक्शनल ग्रुप ये है, एक फंक्शनल ग्रुप ये है, ये कौन सा है, ये है एल्डिहाइड, और ये कौन सा है अपना कीटोन, और यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे अपने पास एल्कीन भी है। ध्यान दो, अगर आपको याद हो तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, ध्यान दो। प्रायोरिटी की याद करने के लिए मैंने आपको एक बहुत सिंपल ट्रिक भी बताई थी, वो थी कैसे एनक आए, कैसे एनक आए, है ना। इसमें सी क्या था, सी था आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, एस था सल्फोनिक, ई क्या था, ईस्टर था, ए था असाइल क्लोराइड, ध्यान देना, है ना, ए था अमाइड, एन था नाइट्राइल, ए, अब यहां पे एल्डिहाइड कीटोन, पहले एल्डिहाइड आ गया ना, पहले एल्डिहाइड था और फिर कीटोन था, फिर कीटोन था, समझ में। उसके बाद ए से था एल्कोहल, फिर ए से था अमीन, है ना, और ई से हो गया डबल बॉन्ड इन, और आई से हो गया आइनक्लेड और ट्रिपल बॉन्ड आ गया। ध्यान दो, तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि कैसे एनक आए, है ना। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, सी की मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की, सबसे कम किसकी है, वाई की मतलब ट्रिपल बॉन्ड की ना। तो इनमें से मुझे चेक करना है एल्डिहाइड, कीटोन और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सबसे किसकी थे, एल्डिहाइड की, मतलब सबसे कम नंबर एल्डिहाइड को मिलना चाहिए। अगर एल्डिहाइड को सबसे कम मार्क्स देंगे अपन, सबसे कम नंबरिंग देंगे, तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6, बस नंबरिंग पे पूरा क्वेश्चन है। अगर आप नंबरिंग सही कर ली तो आपका आंसर सही आ जाएगा। देखो क्या हो जाएगा इसके अंदर, देखो अब क्या है ना, ये तो 1 नंबर पे आ गया, इसका मतलब ये तो क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन गया, और ये दोनों ये क्या बन चुका है, ये बन गया आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा ना, तो ये इसका प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा। तो ये 3 पे तो लगा हुआ है कीटो, यहाँ पे इसका नाम लिखते हैं, देखो अपन 3 पे लगा हुआ है कीटो, ठीक है। उसके बाद 1 2, अच्छा उसके बाद ये भी तो लगा हुआ है ना, 2 पे लगा हुआ है मिथाइल, 2 पे लगा है मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल, 1 2 3 4 5 6 6 मतलब हेक्स, है ना, और 4 पे क्या है, 4 पे है इन और 1 पे अल, है ना। 1 पे है तो उसको आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट इसके अंदर, समझ में आया। तो यहाँ पे आपके लिए की पॉइंट क्या है, ये याद करने का तरीका ना, ये शॉर्टकट है कैसे एनक आए, एनक मतलब चश्मा। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन है सरफेस केमिस्ट्री का। इसने बोला है फॉर एड्जॉर्प्शन डेल्टा जी, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस ऑल हैव नेगेटिव वैल्यूज। देखो इसके पीछे कंसेप्ट क्या है वो समझिए। देखो होता क्या है इसके अंदर, ये एक होता है एड्जॉर्बेंट, एड्जॉर्बेंट, और इस पे एड्जॉर्बेट, ये मान लो एड्जॉर्बेट का मॉलिक्यूल है, तो एड्जॉर्बेट आके एड्जॉर्बेंट पे क्या होता है, अकोमोडेट होता है ना, इस पे अक्यूमुलेट होता है। ध्यान दो, तो इसकी एक बात बताओ, अभी तो एड्जॉर्बेंट आप खुला है, इसकी रैंडमनेस ज़्यादा है, यहाँ जाएगी रैंडमनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर रैंडमनेस कम हो गई तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर कोई भी प्रोसेस होता है तो डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो उसके डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, या तो बस समझ में आपको। अब डेल्टा जी नेगेटिव देखो क्यों बनेगा, ध्यान दो। अब मुझे बताओ डेल्टा एस जो है अगर ये नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म हो जाएगा आपके पास पॉजिटिव, ठीक है।
अब डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए। अब डेल्टा जी नेगेटिव कब आ सकता है? जब डेल्टा एच नेगेटिव हो, ठीक है। इसका मतलब अगर एड्जॉर्प्शन हो रहा है तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा, एंट्रोपी तो हमेशा नेगेटिव होगी। तो डेल्टा जी नेगेटिव तभी पॉसिबल है जब डेल्टा एच भी क्या हो? नेगेटिव हो। डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब क्या होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ पे पसंद है आपको? अब ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पे ये फ्री है, यहाँ पे जब आएगा तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बन जाएंगे। ध्यान दो, नेक्स्ट पढ़ो। इसके नेक्स्ट स्टेटमेंट 2 है, एड्जॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस इन विच रेंडमनेस डिक्रीजेज ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेट। बिल्कुल सही बात है, ध्यान दो। यहाँ पे ये फ्रीली घूम रहा था, यहाँ पे आएगा तो क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा इनके बीच में। इसका मतलब क्या होगा कि हीट निकलेगी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है मोस्टली हीट क्या होता है? निकलती है। हीट निकलती है मतलब एक्सोथर्मिक हो जाता है। तो ये कंसेप्ट है, बिल्कुल सही है, दोनों बिल्कुल सही है ऑप्शन इसके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। क्वेश्चन 31 रटा हुआ क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन कई बार आया, पहले भी आया है। ये इससे बोलते हैं सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन जो होता है ये होता है PtCl ना, सिस फॉर्म होता है इसका, अमोनिया है ना। ये एंटी कैंसर स्पीशीज होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 32। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 32 की ना, ध्यान दो। इसने बोला था एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ एच एटम इज -13.6। एक्चुअली हो क्या रहा है इसके अंदर? ये आपको E0 की वैल्यू बताना चाह रहा है। E0 की वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ये अपने को पहले से याद है, बट ये उन बच्चों के लिए जिनको अगर वैल्यू याद नहीं हो तो आपके घबराने की कोई बात नहीं है। देखो तो होता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? E0 Z²/n²। अब इसमें मतलब हाइड्रोजन पे Z कितना होता है? 1 होता है। बोला फर्स्ट शेल तो उसका मतलब एन भी क्या हो गया? 1 हो गया। इसका मतलब E0 के बराबर आ गया। तो E दे रखा है इसने -13.6। तो बेसिकली इसने E0 की वैल्यू दे रखी है आपको, ठीक है। ये पूछा गया है एनर्जी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ना। तो ये क्या होता है? E0 n²/z² होता है, ठीक है। अभी E0 की वैल्यू दे रखी है आपको माइनस, यहाँ कर दो देखो, -13.6 और यहाँ पे ना Z² ऊपर आएगा, n² नीचे आएगा, ठीक है। अब Z इज हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 9 और नीचे होगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n = 2, तो ये 4 हो गया, है ना। यहाँ सॉल्व करो एग्जैक्टली कितना आएगा? -30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। अब ये 13.6 ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, तो ये भी किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आएगा, ठीक है। बहुत अच्छा। इसका नेक्स्ट देखो, द रेशियो अमॉन्ग्स मोस्ट प्रोबेबल मीन और रूट मीन स्क्वायर। नॉर्मल सी बात है, देखा दो। क्वेश्चन नंबर 33 में सिर्फ फॉर्मूला ही पूछा हुआ है, देखो ध्यान दो। अब मुझे पता है VMP जो होता है ये 2RT/m होता है। अब आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, है ना। इनका कोई तोड़ नहीं है, तो याद होना ही चाहिए आपको। दूसरा कौन सा है? V मीन। अगर मीन की बात करूँगा या एवरेज की बात करूँगा तो 8/π होता है, RT/m, है ना। और नेक्स्ट अगर बात की जाए VRMS की, ये होता है 3RT/m, है ना। अगर इन तीनों का रेशियो निकालूंगा मैं तो देखो RT/m √RT/m तो कट जाएंगे। तो ये हो जाएगा मीन VRMS ना। यहाँ पे तो बच जाएगा √2 और यहाँ बच जाएगा √8/π और यहाँ बच जाएगा √3। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा आता है कि बता इन तीनों में सबसे बड़ी वेलोसिटी कौन सी है? जो सबसे बड़ी वेलोसिटी है वो √3 आएगा, है ना। क्योंकि 8/π जो होगा वो √3 से कम रहेगा हमेशा। कैसे? क्योंकि 8/3.14 है ना, तो क्या होगा? 3 से कम आएगा और 2 तो सबसे कम रहेगा। तो अगर आपको इसमें अगर मैं रेशियो बताऊँ सबसे कौन सा रहेगा, तो सबसे बड़े होते हैं राम जी भगवान मतलब सबसे पहले वेलोसिटी VRMS, उसके बाद V राम जी, और A मतलब V एवरेज, सबसे छोटा होता है VMP मोस्ट प्रोबेबल। समझ में आपको? तो आपको ये फॉर्मूले याद होगा, तो सिंपली इजीली आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 एक सिंपल क्वेश्चन है। इसमें बोला है विच इज द फॉलोइंग हैज़ लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, है ना। ध्यान दो, तो लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किस में डिपेंड करता है? सबसे पहले डिपेंड करेगा मॉलिक्यूलर वेट पे, है ना। देखो इसके अंदर ना ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल दे रखा है, पैरा दे रखा है, मेटा दे रखा है। ध्यान दो, अगर मैं इसको लोएस्ट नहीं, इसको अपन अरेंज ही कर लेते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। ध्यान दो, तो सबसे कम तो आएगा। देखो मेन जो कन्फ्यूजन रहता है वो रहता है ऑर्थो
ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है और ये पैरानाइट्रोफिनॉल है, ठीक है। अब बताओ इसमें क्या होता है, इसमें इंट्रा एच बॉन्डिंग होती है और इसमें क्या होता है, इंटर एच बॉन्डिंग होती है। तो इंट्रा जब होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा, सबसे ज़्यादा तो रहेगा पैरा का, है ना। और मेटा पे सबसे, ऑर्थो पे सबसे कम ऑर्थो पे सबसे कम इंट्रा मॉलिक्यूलर होती था, तो ये सबसे आ जाएगा एंड में, उसके बीच में आ जाएगा मेटा, और सबसे कम आएगा फिनॉल, क्योंकि फिनॉल में मॉलिक्यूलर वेट ही कम है उसका, है ना। फिनॉल में तो क्या होता है, फिनॉल तो सिर्फ यहाँ पे OH होता है, तो मॉलिक्यूलर वेट कम होने की वजह से इसका तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम आ गया। अब इन तीनों की बात पूछी नहीं गई है, पूछी जाए तो पहले पैरा। पैरा क्यों, क्योंकि इसमें सबसे इंट्रा जो होगा सबसे ज़्यादा इसमें रहेगा, है ना, इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। अगर बात की जाएगी मेटा में तो उसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग कम रहेगी, ऑर्थो में बिल्कुल ही कम रहती है, ऑर्थो में बेसिकली इंटर मॉलिक्यूलर होती है। अब जितना इंट्रा होगा उतना वो दूसरे मॉलिक्यूल से अच्छा बॉन्ड बनाएगा ना। अब जब हीट दोगे तो पहले हीट जो होगी वो बॉन्ड को तोड़ने काम में आएगी, फिर वेपराइज होगी, है ना। तो इसका मतलब ये ज़्यादा हीट लेगा, ज़्यादा हीट लेगा मतलब बॉइलिंग पॉइंट से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 है ना, ये कौन सा था, 34 था ये। ध्यान दो, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ रेसिमेशन, रेसिमिक मिक्सचर है बेसिकली ये, मॉडिफिकेशन इनटू D and L एनशोमर। इसका मतलब रेसिमिक मिक्सचर को आपको D और L में तोड़ना है, मतलब सेपरेट करना है, उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं रिजोल्यूशन। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, रिजोल्यूशन इज अ प्रोसेस in which we separate the enantiomers D or L form from a racemic mixture। नेक्स्ट 36 भी रखने का है, बेकेलाइट वाला। इसने बोला है बेकेलाइट और पॉलीथीन है आर कंसिडर्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक, नॉर्मल सी बात है ना, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट, फोटोकेमिकल स्मॉग कंसिस्ट ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ X इन एडिशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। पेन X तो पता है अपने को O3 होता है ये, है ना। कुछ भी होता है NO2 जो होता है वो NO के साथ नेसेंट ऑक्सीजन निकालेगा, वो जो ऑक्सीजन होगी O2 सेलेक्ट करके क्या बनाएगी, O3 बनाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फर्स्ट दे रखा है डिफरेंट RS कंट्रीब्यूट टू रेजोनेंस हाइब्रिड इन प्रोपोर्शन टू द एनर्जीज, नहीं ये गलत है, ध्यान दीजिए। जो कंसेप्ट क्या है समझना है इसका। क्वेश्चन नंबर 38, जैसे मान लो ABCD ये सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, मतलब RS है ना, तो RS के बीच में आता है एरो ऐसे वाला, ये सब RS हैं, ये भी RS, ये भी RS, ये भी RS और ये भी RS है ना। इन सब से मिलके बनता है एक E, ये होता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर, है ना। इनको RS भी बोलते हैं और इनको कैनोनिकल स्ट्रक्चर ही बोलते हैं ना। इन सब से मिलके क्या बनेगा, E बनेगा ना। अब ऐसा नहीं होता है कि इन सब का इक्वल कंट्रीब्यूशन रहता है ना, इन सब में से जिसका मान लो B है ना, B के अंदर मान लो लेस एनर्जी है, जिसमें लेस एनर्जी रहेगी, एनर्जी, इसका मतलब वो मोर स्टेबल रहेगा, और जो ज़्यादा स्टेबल रहेगा उसका मोर कंट्रीब्यूशन रहेगा, मोर कंट्रीब्यूशन इन HS रहेगा। ये कंसेप्ट ना ध्यान दो। इसमें जितने भी RS है जिसका ज़्यादा स्टेबल होगा, जो उसका एनर्जी कम रहेगी, इसकी एनर्जी कम रहेगी, उसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहेगा इन HS। तो फर्स्ट सवाल तो गलत हो गया। सेकंड देखिए, इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रिजल्ट इन हायर रेजोनेंस एनर्जी, बिल्कुल सही बात है। अगर इक्विवेलेंट RS आते हैं ना, इक्विवेलेंट RS, तो वो ज़्यादा स्टेबिलिटी लेके आते हैं, उसमें रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा रहती है, मतलब कि वो ज़्यादा स्टेबल बन रहा है। जब स्टेबल बनेगा तो एनर्जी कम होगी, तो जो एनर्जी निकली ना उसको बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी, ज़्यादा होगी, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल, ठीक है, सही बात। देखो C है, इसने बोला है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल हैविंग नो रियल एग्जिस्टेंस। देखो इनका कोई भी रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। रियल जो बनता है मॉलिक्यूल कौन सा बनेगा, E जो होता है ऐसा बिहेव करेगा, है ना। इनमें से इनका कोई भी रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, बस ये HS में कंट्रीब्यूशन करते हैं अपना। लास्ट, RS आर लीस्ट स्टेबल देन दो रेजोनेंस हाइब्रिड, भी सही बात है ना। सबसे ज़्यादा इन सब में सबसे कम एनर्जी होगी ना, ये इसकी होगी लीस्ट एनर्जी, है ना, सबसे कम एनर्जी, इसका मतलब मोस्ट स्टेबल रहेगा ये। समझ में आया यहाँ तक बात आपको। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 39, इन सम मॉलिक्यूल द कंसेंट्रेशन ऑफ H3O+। देखो H3O+ और H+ एक ही बात है ना, H3O+ बोलूँ या मैं
ये H प्लस बोलो एक ही बात है ना। रिमेन कांस्टेंट इवन व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर एडेड टू देम। तो बिल्कुल सही, ये बफर है ना। बफर का मतलब ही ये होता है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप थोड़ा एसिड या थोड़ा बेस या फिर डाइल्यूशन करो तो उसके पीएच में कोई भी अंतर नहीं आता। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है ना। तो ये बफर H प्लस कॉन्स्टेंट, इसका मतलब पीएच क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए। अमॉन्ग द फॉलोइंग द नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज, ठीक है, पेनिसिलिन जी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बाकी स्टूडेंट आपको और भी अच्छे से आता होगा नहीं, ध्यान दो। 41 देखिए, अल्फ़ा क्लोरोएसिटिक एसिड बनाना। देखो तो स्टीफन पर्किन और हेल वोल्हार्ड है ना। देखो ध्यान दो, जो हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन जो है ये क्या करता है, समझ लो आपके पास CH3 डबल बॉन्ड OH दे रखा है ना। अगर यहाँ पे आप रेड फॉस्फोरस लेते हो और X2 लेते हो, कोई भी हेलोजन लेते हो, तो क्या होगा, ये जो अपना हेलोजन ग्रुप है ये अपना क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। इसके लिए पहला कार्बन है अल्फ़ा, उसके बाद में बीटा, गामा, डेल्टा, है ना। तो ये करता है आपके अल्फ़ा कार्बन पे हेलोजन लगाया था, ये हेलोजन लिया ना, वो यहाँ लग जाएगा, तो ये CH2X हो जाता है, डबल बॉन्ड OH, है ना। ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में लास्ट रिएक्शन दे रखी है NCERT में ना। इसका मैकेनिज्म गिवन नहीं है NCERT में, से पढ़ाया जाता है। बाकी मेजरली जो इंपॉर्टेंट हो ध्यान में रखना है आपको कि अल्फ़ा कार्बन पे आपका क्या लग जाएगा? X लग जाएगा। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी, जो नेम रिएक्शंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधे डायरेक्ट पूछी जा रही ना, बिना किसी चेंजेस किए। देखो आप ये बात समझ लो, जिसके आपको मैकेनिज्म्स गिवन है ना, तो वो तो आपको डिटेल में पूछी जाएगी और अंदर से आपके क्वेश्चंस भी चेंज किए जाएंगे ना, उसमें और घुमा फिरा के पूछेंगे। बट जिनका मैकेनिज्म गिवन नहीं है NCERT में, वो ज़्यादातर 90-95% वो हमेशा आपसे डायरेक्ट ही पूछी जाएगी, है ना। या तो पूछी जाएगी कौन सी रिएक्शन है, या फिर सीधा आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लिया, कुछ ही पूछ सकता है आपसे वो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, a mixture of methane and ethane is in molar ratio of X:Y, has an average molar mass is 20। ध्यान दो, आपको पता होना चाहिए जो एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला है वो होता है टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। क्लियर बात सब लोगों को? ध्यान दो। अब देखो, अगर मैं बोलूँगा एवरेज मोलर मास, केस फर्स्ट दे रखा है इसने आपको, ये दे रखा है 20, इसने बोला X:Y मोलर रेशियो में है मीथेन और इथीन। तो मीथेन का समझ लो आपको मोल्स दे रखे हैं, तो क्या होता है, वेट कैसे निकालोगे? अपॉन मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो पहले का मोल्स X से, है ना, और मीथेन का तो क्या हो जाएगा? 16X हो जाएगा, प्लस इथीन कितने क्या होता है? C2H4 होता है, तो ये होगा 24 + 4 28Y, और नीचे आ जाएगा X+Y। टोटल मोल्स तो X+Y दे रखें, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए फटाफट से। 20X + 20Y = 16X + 28Y, ठीक है। यहाँ पे जाएगा तो ये हो जाएगा 4X हो जाएगा, और ये आ जाएगा 8Y आ जाएगा। तो X = कितना आ गया? 2Y आ गया। पहले केस से तो ये आ गया। अब सेकंड देखिए, केस नंबर 2। अब इसने बोला है कि ये X और Y जो है ना, ये उल्टा हो गया, Y और X हो चुका है। अगर ये Y और X हो जाएगा तो अब बताओ कि एवरेज मोलर मास निकालना है, क्या होगा, ठीक है। अगर YX कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 16 तो हो जाएगा आपके पास Y, और 28 हो जाएगा आपके पास X, और नीचे तो X+Y रहेगा, ठीक है। अब देखिए सॉल्व करेंगे इसको। ये 16Y है ना, और X की जगह मैं रख देता हूँ 2Y, तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 56Y, और नीचे आ जाएगा 2Y + Y, ये 72Y + 3Y आ जाएगा। Y से Y कटेगा और ये कट जाएगा 24U आ जाएगा आपके पास आंसर, है ना। ध्यान दो, तो मैंने क्या किया, जो एवरेज मोलर मास का क्वेश्चन, एवरेज मोलर मास का जो फॉर्मूला था, बस इसके अंदर दोनों केस को पुट किया है। पहले केस में मुझे X और Y में रिलेशन मिल गया, दूसरे केस में मैंने क्या किया कि आपका जो X और Y में जो इक्वेशन है उसको यहाँ पुट कर दिया। आपको इजीली क्या निकल जाएगा? एवरेज मोलर मास निकल जाएगा ना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये। 43 देखिए, फॉर अ गिवन रिएक्शन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड इज़ 80। ध्यान दो, अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाऊं, है ना, तो ये तो है एनर्जी का ग्राफ, और ये होता है रिएक्शन प्रोग्रेशन। देखो ना, तो इसने बोला है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन बोलूँ, ध्यान सुनना,
तो एक्टिवेशन एनर्जी होती है ये, तो यहाँ से यहाँ दे रखा है इसने 80 किलो जूल पर मोल दे रखा है आपको, ठीक है। अब इसने बोला है कि डेल्टा एच जो है -40, देखो 40 का +40 तो यहाँ रुक जाता, पर -40 तो उसके नीचे जाएगा, यहाँ पे ये सब पढ़ाया हुआ है आपको ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये -40 मतलब ये जो है ये है 40 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब इसने बोला है द रेशो, हाँ इसने बोला है कि अ कैटलिस्ट लोअर्स एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड टू 20 किलो जूल पर मोल। देखो इसमें दो चीज़ें होती हैं, लोअर्स टू 20 बोला है, एक लोअर्स बाय 20। अगर लोअर्स बाय 20 बोलता तो ये एक्टिवेशन जो 40 थी ना ये 60 हो आती, है ना। बट इसने बोला लोअर्स टू 20 मतलब 80 से सीधा 20 पर ही पहुंच गया है, तो इसका मतलब ये ऐसे हो चुका है ना। और ये कितना हो गया अपने पास 20, है ना। ये वाला जो ब्लू वाला है ये है विथ कैटालिस्ट, सही, ध्यान दो। अब इसने बोला है द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर रिवर्स, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन की लेनी है आपको, बिफोर एंड आफ्टर द कैटलिस्ट। तो अगर बिफोर कैटलिस्ट पर बात की जाएगी तो पहले था ये 100, पहले था ये 40 और 80 था 120, है ना। तो रेशियो कितना हो जाएगा आपका 120 डिवाइड बाई, अब कितना हो चुका है ये आफ्टर कैटलिस्ट, देखो 40 और +20 तो 60, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एग्जैक्टली आपके पास 2। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए 44 क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन है ये। 3 Farad of electricity pass through the aqueous solution of iron bromide, the weight of iron metal deposited at cathode। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फैराडे फर्स्ट लॉ क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 44 है ना। अब फैराडे फर्स्ट लॉ बता क्या होता है, मोल्स इनटू एन फैक्टर इज इक्वल टू Q बाई एफ, ठीक है। मोल्स कैसे निकालोगे इसका, मोल्स वेट जो निकालना है वो अपॉन ब्रोमाइड आयरन 56 दे रखा है ना, दे गिवन भी है ना, ठीक है। अब ये Fe+2 है ना, Fe+2 की फॉर्म में है ना, इसने क्वेश्चन दे रखा है आयरन 2 दे रखा है ना, ठीक है। तो इनफैक्टर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इसने बोला है 3 फैराड, तो 3 फैराड हो जाएगा, 1 फैराड ये हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ से, और वेट कितना आ जाएगा आपके पास 3 × 56 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। सॉल्व करते तो कितना कटेगा, ये कटेगा 2 और 28 आ जाएगा, और आंसर एग्जैक्टली कितना आ जाएगा 84 आंसर आ जाएगा, है ना। तो 84 ग्राम, है ना। फैराडे फर्स्ट लॉ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45 एंड द लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसने बोला है ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45, इसने बोला है कि साइक्लोहेक्सेन का ओजोनलाइसिस कराया गया विथ जिंक डस्ट एंड वाटर। देखो अगर वाटर लेते हैं ना तो इसको रिडक्टिव ओजोनलाइसिस बोलते हैं। O3 लिया है, Zn लिया है, H2O लिया है ना, तो यहाँ से बॉन्ड तोड़ो और यहाँ पे क्या लगा दो, OO लगा दो ना। अगर ये वाटर नहीं होता है तो इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करना पड़ता है, वो COOH बन जाता है, ठीक है। अब देखो क्या बनेगा इसके अंदर, ये आपका कार्बन OH, एक कार्बन 1 2 3 4 1 2 3 4, और नीचे क्या आएगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब इसमें बोला है फर्दर ट्रीटमेंट विथ KOH किया। अब देखो याद करो एल्डिहाइड्स के अंदर क्या देखते हैं अपन कि अगर अल्फा हाइड्रोजन होता है तब तो होता है एल्डोल, और अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता तब होता है कैनिजारो। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, बिल्कुल है, तो ये इसमें एल्डोल रिएक्शन होगी और एक ही कंपाउंड के अंदर होगी, इसका मतलब इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन होगी, इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल, है ना, एल्डोल रिएक्शन होगी। ध्यान दो कैसे होगी, देखो आपको शॉर्टकट बताया था मैंने आपके, यहाँ से इसके मान लो इसका अल्फ़ा एच जा रहा है ना, तो इसके 2 एच जाएंगे और यहाँ से डबल बॉन्ड उठेगा। मान लो यहाँ पे मैंने इसके 2 एच लिखे, 2 एच जाएगा और ये डबल बॉन्ड हटेगा, है ना। तो क्या हो जाए, देखो इसको मैं कार्बन बोलूँगा, इसको कार्बन, अगर मैंने बोला 1 2 3 4 5 6, तो 1 कार्बन तो बाहर है, ठीक है। 2 कार्बन से क्या जुड़ गया है, 6 वाला जुड़ गया है, तो ये 2 3 4 5 6, और ये जुड़ गया 6 वाला जुड़ गया इससे डबल बॉन्ड से।
तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, है ना। ये शॉर्टकट है। शॉर्टकट कैसा होता है देखो कि अगर एक जो होता है इसका जो अल्फा हाइड्रोजन है उसके अल्फा हाइड्रोजन 2 हटा दो और इसका जहाँ पे दूसरे वाले का डबल बॉन्ड हो यहाँ से H2 रिलीज कर दो, मतलब -H2 कर दो। ये शॉर्टकट है और सीधा क्या आ जाएगा आपका एल्डोल का प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें, ए आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बेस्ट लक फ्रॉम माय साइड। ये जो पेपर था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब मैं जल्दी ही इसका पेपर नंबर 3 सैम्पल पेपर 3 का एनालिसिस अपलोड करूँगा। तो यहाँ तक देखिए, इन क्वेश्चंस को वापस ढंग से देखिए, एबा क्वेश्चंस को वापस बिना देखे करिएगा, ठीक है ना। तो बेस्ट लक फ्रॉम माय साइड, स्टे हैप्पी एंड स्टे रॉ। थैंक यू सो मच।